So hello everybody, my name is Parikshit Modi and currently I am pursuing my masters in chemistry from IIT गांधीनगर एंड आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में वो एल्डोल प्रोडक्ट होता है। अब आप एल्डोल प्रोडक्ट को कैसे समझोगे, तो वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल होता है ग्रुप, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जब भी अगर हमें कभी बीटा पोजीशन पे, कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पे अगर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अगर दिखे तो हम उसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है और ये कहीं ना कहीं एल्डोल रिएक्शन के थ्रू बना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये जो एल्डोल प्रोडक्ट है हमारा, ये फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो ये फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन दिखा के ये हमारा अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बनाता है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन होता है, हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? बेस के प्रेजेंस में ये हमारा बेस आता है, ये H+ को ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका एक एनायन जनरेट होता है, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इस कार्बोनिल की वजह से, इसलिए ये एनायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अब क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है, बेस आता है, ये हाइड्रोजन लेता है और ये फर्दर OH का रिमूवल हो जाता है, जिसके बाद हमें अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। तो काफ़ी बार ये ऐसा भी दिया होता है या फिर काफ़ी बार हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एल्डोल का, ये बेसिकली हमारे हीट के प्रेजेंस में होता है। अगर आप सिर्फ जनरली एल्डोल रिएक्शंस बेस के प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में भी होता है, बट हम बेस के प्रेजेंस में ज़्यादा देखते हैं उसको। बट क्या होता है इस रिएक्शन में, बेस के प्रेजेंस में इनिशियली हमें एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, बट आप अगर उसमें हीट भी डाल दोगे तो हमें अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या दें, तो हमें पता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन है, तो इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। तो दो टाइप के अब होते हैं हमारे पास एल्डोल रिएक्शंस। जो पहला होता है वो होता है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शंस के लिए हमें सबसे पहले दो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, दो मॉलिक्यूल की। इधर वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, अगर आप दो सेम एल्डिहाइड या फिर दो सेम कीटोन की यूनिट ले लो तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। बट वहीं अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन ले लो तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ये हमारा सेल्फ और क्रॉस एल्डोल के बीच का बेसिक डिफरेंस था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो अब हम रिएजेंट देखेंगे, इस रिएक्शन में कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो हमने जैसे कि पहले बोला था कि यहाँ पे हम या तो एक एसिड या बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं, बट इन जनरल हम बेसिस के ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कौन से बेस यूज़ होते हैं इसमें, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो बेसिस यूज़ होते हैं वो डाइल्यूट कंडीशन पे यूज़ होते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कंसनट्रेटेड NaOH या कंसनट्रेटेड KOH ले लोगे तो हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाने लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूट कंडीशंस में आप लो। बहुत बार वो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस Na2CO3 या कोई भी बेस आप ले सकते हो इस रिएक्शन के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इस रिएक्शन में हमें पता है कि हम दो कार्बोनिल यूनिट को लेते थे, जिनमें से एक कार्बोनिल यूनिट के पास अल्फा हाइड्रोजन्स का होना मस्ट है। अब अल्फा हाइड्रोजन्स किसको बोलेंगे हम, अब जैसे कि ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन का हमारा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब यहाँ हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा एल्डोल दिखा सकता है। अब ये एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल है, इधर भी हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा रिएक्शन दिखाएगा। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो वो अगर आप दोनों यूनिट ऐसे ले लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो हमारा एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। एटलीस्ट आपको एक कार्बोनिल का यूनिट ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल है, इधर हमारे पास एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो हमारे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो
एल्डिहाइड वाला हाइड्रोजन होते हैं, हम इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, हम अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अभी हमारा बेंजल्डिहाइड का केस है, बेंजल्डिहाइड में भी हमारा ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन हमारा एसिडिक नहीं होता और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन भी नहीं है इनफैक्ट, तो ये हमारा नहीं दिखाएगा एल्डोल रिएक्शन। अब वहीं ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक लगा हुआ है, इसके पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी हमारा रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये हमारा एक केस है बेंजोफिनोन का, यहाँ भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया, यहाँ भी हमारे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि जहाँ हमारे पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो हमारा एल्डोल रिएक्शंस नहीं दिखाते। तो अभी आगे हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि रिएक्शन हमारा एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में होता है, बट अभी हम मैकेनिज्म इसका बेस के प्रेजेंस में देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो इसमें क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में बेस हमारा हाईली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये जो हमारा फर्दर इनोलेट आयन बना देता है ऐसे बॉन्ड मूवमेंट के थ्रू, तो हमें ये इनोलेट आयन बन जाता है हमारा। अब ये इनोलेट आयन जो हमारा होता है इसको इनोलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा एल्कीन ग्रुप की वजह से इन और एल्कोहल ग्रुप की वजह से ऑल, तो ये काइंड ऑफ, और जस्ट बिकॉज हमारा एल्कोहल सॉल्ट है तो इसको इनोलेट आयन हम बोलते हैं। अब जो हमारा ये इनोलेट आयन होता है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये एल्कीन है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब जो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा इनोलेट, हम इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अब हमें पता है कि हमारा रिएक्शन में ये हमारा सेल्फ एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है, और यहाँ हमारे पास जो हमारा एसीटोन था जो हमने लिया था इनिशियली कीटोन, ये अभी भी हमारे रिएक्शन मिक्सचर में होगा, तो ये अभी एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। हमें पता है कि हमारा कार्बोनिल कार्बन जो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, एंड हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमारा अभी कीटोन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। तो अब हमें पता है कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन जो है अपना वापस बॉन्ड को देके कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा, और ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये हमारा ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट दे देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में ये O- प्रोटोनेशन करेगा और ये हमारा OH बना लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा प्रोटोनेशन का स्टेप है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये वाटर के प्रेजेंस में, अब वाटर हमारे पास कहाँ से आया, हम बेस जो ले रहे थे हम डाइल्यूट कंडीशन में रहे थे। अब डाइल्यूट कंडीशन का मतलब होता है कि पानी के प्रेजेंस में होता है, या तो वैसे ले लो या फिर आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन में हमारे रिएक्शन के दौरान भी हमारा पानी का जनरेशन होता है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप में देखो जब ये OH माइनस H को लेके जाता है तो यहाँ -H2 होता है। अब ये जो H2O रिएक्शन के दौरान निकला था यही हमारे लास्ट स्टेप में ये O माइनस पानी से हमारा H+ ले लेगा और ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बना देगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे थर्ड स्टेप में हमारा प्रोटोनेशन के बाद हमारा एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, बट फर्दर अगर हम हीट के प्रेजेंस में देखें तो हमारा फोर्थ स्टेप में एलिमिनेशन के बाद हमारा कंडेंस्ड प्रोडक्ट जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब स्टेप 4 जो हमारा होता है वो हीट और बेस के प्रेजेंस में होता है। अभी जो हमारा बेस है वो क्या करता है, हमारा यहाँ जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये फर्दर हमारा एक कार्बन आयन बना देता है। अब ये कार्बन आयन हमारा फर्दर एक बॉन्ड बना के हमारे OH को एज ए लिविंग ग्रुप निकाल के हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बना देता है। अब ये जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये इवन सीवी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। अब इवन सीवी मैकेनिज्म में हमारा होता क्या है कि इवन सीवी मैकेनिज्म को हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि OH हमारा एक बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है और यहाँ जो हमारा कार्बोनिल है ये एक -M ग्रुप है जो कि हमारा कार्बन आयन जो हमारा फॉर्म होता है उसको फर्दर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक इवन सीवी मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के पास। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, तो इन एल्डोल रिएक्शंस को करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जो ट्रिक हमें क्या बोलती है कि आपका जो भी एल्डोल वाला एल्डिहाइड या मतलब कीटोन का आपका यूनिट है जिसको हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, आप उसको ऐसे टिल्ट करके लिखो थोड़ा। तो जैसे कि मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्बोनिल यूनिट है जो हमारा इनोलेट बनाएगा, आप उसको
इस फॉर्म में लिखो कि जो हमारा इनोलेट बनाने वाला साइड है, जिस साइड हमारा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसको आप ऑक्सीजन के पास लिखो। जैसे कि हमारा यहाँ ये जस्ट बिकॉज ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये हमारा इनोलेट बनाएगा, तो इसको मैं इसके क्लोज लिखूंगा ऐसे, और ऐसे एक हाइड्रोजन निकाल के लिख दूंगा। अब इसमें क्या होता है, H2O का रिमूवल होता है, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और इसको मैं एग्जैक्ट ऐसा ही बना देते हैं इसको, ये CH3, ये हमारा फर्दर यहाँ पर H, और ये डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा ही रहेगा, O और H2 रिमूव हो जाते हैं, तो ये कार्बन को हम इस डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कार्बन और ये हमारा फर्दर एल्डिहाइड था, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। बट ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा बी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आपको ए तक बनाना है प्रोडक्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डबल बॉन्ड को हटाना है, और इस डबल बॉन्ड की जगह आपको एक जगह एच लगाना है, एक जगह ओ एच लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ एच कहाँ ओ एच लगाना है? आप देख रहे हो कि इस वाले कार्बन पे हमारे पास ओ था, जहाँ से हमने निकाला था, तो इस वाले कार्बन पे आप एक ओ एच लगा दो और दूसरे वाले कार्बन पे एच लगा दो, ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है। अगले एग्जाम्पल के पास चलते हैं, जो कि हमारा सेम, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसको थोड़ा टिल्ट करके लिखना है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल होगा, तो उसको हमने टिल्ट करके लिखा। अब नेक्स्ट, यही हमारा इनोलेट की तरह भी बिहेव करेगा। अब इस रिएक्टेंट में हमारा जो इनोलेट होता है वो दोनों साइड बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो पर ये वाला जो हमारा इनोलेट है ये ज़्यादा फेवरेबल बनता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ इनोलेट बनेगा तो इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से एल्काइल के ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये वाला इनोलेट हमारा ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब फर्दर इसमें हम पानी का रिमूवल कर देंगे और इसको जोड़ के लिख देंगे ऐसे। ये हमारा फाइनल बी प्रोडक्ट बन जाता है। अब आपको अगर ए प्रोडक्ट बनाना है, आप जानते थे इस कार्बन पे हमारे पास ऑक्सीजन था, तो हम इसको यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमारा ए प्रोडक्ट हो जाता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि हमारा जो एल्डोल रिएक्शन है उसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो या तो एसिड होता है या बेस होता है, और अगर हम बेस लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हम बेस लें वो डाइल्यूट कंडीशन में हो, कंसनट्रेटेड कंडीशन में ना हो। फिर हमने देखा कि रिएक्शन जो हमारा होता है एल्डोल रिएक्शन, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है। फिर हमने देखा कि वो कैसे हमारा अगर हम बेस के प्रेजेंस में करवाएं, नॉर्मल अगर हम बेस डालें तो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, बट अगर उसमें हम हीट भी डाल दें तो हमारा कंडेंस प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि जो भी हमारा कार्बोनिल 2 कार्बोनिल यूनिट होता है हमारा उसमें, जिसमें से एक कार्बोनिल यूनिट के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट एक कार्बोनिल यूनिट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फिर हमने बेस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म देखा। फिर हमने 2 एग्जाम्पल करे जिनमें हमने ट्रिक देखा कि हम डायरेक्टली एग्जाम में एल्डोल प्रोडक्ट का, एल्डोल रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं, एल्डोल प्रोडक्ट और साथ ही साथ उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट भी। अब हम फ्यूचर टॉपिक्स इसमें एल्डोल रिएक्शन के अंदर हम फ्यूचर कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं, तो हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं इसका एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, कि कैसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, उनमें से कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है। फिर बहुत इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, कि एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो रहा है। फिर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंसेप्ट देखेंगे कि और इसमें कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट है जो कि जिनसे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर लास्ट में हम जितने भी हमारे PYQs है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के PYQ है और बहुत सारे अच्छे रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल्स, वो हम साथ में एक साथ कर लेंगे इसका। तो इसी के साथ थैंक यू।